आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 3 का ये चैप्टर 7 है और चैप्टर 7 का भाग ये 2 है। इससे पहले भाग 1 बहुत अच्छा से पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ देख सकते हैं। इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। आज ये सैयद और लोधी वंश पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और मुगलों के बारे में हम लोगों को भी पढ़ना है। इससे अगला वाला चैप्टर मुगलों के बारे में ही पढ़ना है और जल्दी जल्दी पेपर 3 खत्म कर देंगे, क्योंकि पेपर 4 भी हम लोगों को जल्दी ही कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है कि बीए पार्ट 2 में हिस्ट्री ऑनर्स अगर आपका है तो उसका पेपर 3 देखिए बीए पार्ट 2 का, देखिए पार्ट 2 का बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स ऑनर्स हिस्ट्री ऑनर्स का ये देखिए क्या सिलेबस होता है ये समझ लीजिए। मतलब ये पैटर्न क्या होता है, सिलेबस नहीं, पैटर्न क्या होता है। पैटर्न क्या होता है कि आपको ऑनर्स का जो पेपर है वो 2 गो पेपर होगा, पेपर 3 और पेपर 4। और उसके बाद जो सब्सिडरी का 2 गो पेपर होता है और कंपोजिशन में जो आप सब्जेक्ट लिए होते हैं उसका। पार्ट 1 में भी सेम टू सेम ऐसा ही होता है। अगर मान लीजिए पार्ट 1 का आप एग्जाम दिए होंगे तो आप जानते भी होंगे कि पार्ट 1 में ऑनर्स का 2 गो पेपर होता है, पहला पेपर दूसरा पेपर। आपका ऑनर्स हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का 2 गो पेपर होगा, पहला पेपर दूसरा पेपर पार्ट 1 में, फिर सब्सिडरी का, फिर कंपोजिशन का एग्जाम होता है। ठीक वैसे ही पार्ट 2 में भी आपका होता है। क्या होता है कि पार्ट 1 में पेपर 1 और पेपर 2 का तो परीक्षा हो गया है ऑनर्स का। तो पार्ट 2 में क्या होता है, पेपर 3 और पेपर 4, ये भी हिस्ट्री होता है। तो हम लोग पेपर अभी 3 पढ़ रहे हैं, पेपर 3 जैसे ही कंप्लीट होगा पेपर 4 चालू करेंगे। और उसके बाद आपका जो सब्सिडी और कंपोजिशन में सब्जेक्ट होगा उसका एग्जाम होगा। तो हिस्ट्री में हम लोग पेपर 3 पढ़ रहे हैं, उसके बाद पेपर 4 पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग ये, और इसमें लगभग हम बता रहे हैं लगभग 3-4 गो चैप्टर होगा। उसके बाद ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम लोग पेपर 4 पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसके बारे में। यहाँ तक तो हम लोग समझ ही लिए थे। कहाँ तक समझ लिए थे, ये सैयद वंश के बारे में समझ लिए थे। सैयद वंश में खिज्र खान ने स्थापना किया था। मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, हाँ मोहम्मद शाह आदि के ठीक ठाक शासक था, मुबारक शाह और मोहम्मद शाह। यहाँ पर खिज्र खां के बाद मुबारक शाह शासन बना, उसका सॉरी शासक बना। उसके बाद यहाँ पर मोहम्मद शाह शासक बना। मोहम्मद शाह के शासक के साथ देखिए दिक्कत क्या था इसके साथ में, इसने मेहनत से शासन हासिल किया था, लेकिन ये बाकी जो ये शासक थे वो इसको इतना सीरियस नहीं समझते थे। देखिए जो मेहनत करके जो कुछ पैसा कमाता है ना, उसके उस पैसा का महत्व रहता है। वही जो मेहनत करके नहीं पैसा कमाता है और उसको ऐसे फ्री में ही पैसा मिल जाता है तो उसके पैसे के महत्व नहीं रहता। देखिए जब भी शौक पूरा होता है ना तो पिता के पैसे से शौक पूरा होता है। जब खुद कमाने लगते हैं ना तो जरूरतें सिर्फ पूरा होता है, ध्यान रखिएगा। अगर आप कमाने लगेंगे ना तो आपका सिर्फ जरूरत पूरा होता है, लेकिन यही पापा के जब पैसा रहता है ना तो जितने भी शौक होते हैं सब पापा के पैसे से पूरा होता है। और जैसे ही जब अपना पैसा कमाने लगता है ना, शौक नहीं सिर्फ जरूरत पूरा होता है अपना, क्योंकि पैसा का महत्व तो समझ में आने लगता है। कुछ बच्चे होते हैं कि पिता का भी पैसा का भी महत्व तो समझते हैं, लेकिन बहुत सारे होते हैं जो पापा के पैसा का महत्व नहीं समझते। जब अपने मेहनत पड़ने लगता है ना तब पता चलता है वो पैसा कमाना कितना ज़्यादा मुश्किल है। ठीक वैसे ही ये सारे शासक थे। खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना बहुत मेहनत के साथ किया था। ये शासक ठीक ठाक था। मोहम्मद शाह भी, ये भी लगभग ठीक है था, कोई ज़्यादा कुछ नहीं किया। अब एक अलाउद्दीन आलम शाह, ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन आलम शाह। देखिए एकदम इसको ऐसा था ना कि एक बिगड़ा हुआ जो लड़का होता है ना घर का, कि पिता बहुत कमाने वाले हैं, बहुत पैसे वाले हैं, तो लड़का बिगड़ जाता है। बाइक खरीद लेगा, इधर कुछ भी बाइक तेज चलाएगा, कुछ भी करेगा, आलतू फालतू जितना भी काम है सब उसी के पास पहुंच जाता है, क्योंकि पापा पैसे कमा कर दे ही रहे हैं पूरा एकदम बढ़िया। तो अलाउद्दीन आलम शाह भी वैसे ही राजा तो बन गया ऐसे फ्री में ही, ऐसे ही राजा का बेटा था तो राजा बन गया। लेकिन राजा के बेटा राजा बन सकते हैं लेकिन राजा न रह नहीं सकते। ये अपना मन मौजी था, समझते हैं। मन मौजी का मतलब क्या होता है, अपने मन का मौज, जो भी मन करे वो करने वाला होता है, उसको मन मौजी बोलते हैं। आप राजा हैं तो आप राजधानी में रहेंगे ना, ज़्यादा कुछ करेंगे तो आप युद्ध लड़ने के लिए बाहर जाएंगे, युद्ध लड़ने के लिए बाहर जाएंगे, या किसी से मित्रता करने के लिए बाहर जाएंगे, या कुछ और करने के लिए बाहर। जब बाहर जाएंगे तो कुछ दिनों में वापस लौट आएंगे। या ऐसा होगा कि मान लीजिए इतना में आपका राज्य फैला हुआ है, आपका राजधानी ये है, तो आपको पसंद ये वाला जगह आ गया तो कहेंगे नहीं अब यहाँ पर आएंगे। अब ये पसंद आ गया तो यहाँ पर रहने लगे, तब तो राजधानी में मच जाएगा बॉन्डर ना, बॉन्डर मचेगा नहीं। अब समझिए घर का जो मुख्य होता है वो घर में रहना जरूरी होता है उसका। अगर घर का में जरूर मान लीजिए देश के प्रधानमंत्री हैं, देश में रहे नहीं, दूसरे देश में जाकर शिफ्ट हो जाए, क्या है कि हम अपने देश में नहीं रहेंगे, हम दूसरे देश में जाकर रहने लगे, तो देश में बाउंडर मचेगा कि नहीं मचेगा। ठीक वैसे ही इसने क्या किया, अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली छोड़कर
बदायूं में शिफ्ट हो गया। बहुत बढ़िया बदायूं लग रहा है हमको। बदायूं में शिफ्ट हो गया ये। जब बदायूं में शिफ्ट हो गया जनता को और दरबार वालों को पता चला कि लो ये तो बदायूं में शिफ्ट हो गया, तो ये दिक्कत हो गया वाला बात हो गया। अब दिल्ली आपकी राजधानी है, आप दिल्ली में रहबे नहीं करेंगे। जितने मंत्री बड़े लीडर सब दिल्ली में हैं, जो भी मंत्री है और बाकी जो भी बड़े आपके साथ सहयोगी है, सेनापति है, सैनिक है, मुख्य, ये सब दिल्ली में लोग हैं। और आप दिल्ली छोड़कर बदायूं पहुंच गए हैं, तो जनता के बारे में कौन सा जगह टैक्स इतना लगेगा, सेना पर कितना खर्च होगा, किस मंत्री को कितना सैलरी दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, और आप जाकर बदायूं में एकदम बढ़िया छुट्टी मनाएंगे। और वहीं पर अब जाकर कहा कि हम मतलब ये परमानेंट यहीं पर अब रहबे करेंगे, एकदम अस्थायी रूप से हम कहाँ पर रहेंगे, बदायूं में। तो मंत्रियों ने पूछा कि तब क्या किया जाए, ये दिल्ली वाला जो राजधानी है हस्तांतरित करके बदायूं में लेकर चला जाए। तो कह रहा है नहीं, हम बदायूं में रहेंगे, राजधानी दिल्ली में रहने दो। वो तुम लोग फालतू लोग हो, तुम मतलब तुम लोग वहीं पर रहो, जो मंत्री मंत्री हैं यहाँ डिस्टर्ब हमको नहीं चाहिए, हम अकेले यहाँ पर रहेंगे। कहाँ पर बदायूं, अकेले के मतलब अकेले नहीं, और भी जो उसके पसंद वाले 2-4 लोग थे बस वही। और कहे तुम मंत्री मंत्री सब वहीं पर रहो, दिल्ली में सैनिक सेनापति सब दिल्ली में रहो, यहाँ पर आने की किसी की जरूरत नहीं है। अब समझिए सभी लोग दिल्ली में है और आप कहाँ पर, आप बदायूं में पहुंचे हुए हैं, तो बताइए भवंडर मचेगा कि नहीं मचेगा? मचने लगा भवंडर। कहाँ पर सब विद्रोह करने लगे। कोई मंत्री कर रहा है हम राजा बनेंगे, तो कोई सेनापति कर रहा है हम राजा बनेंगे, तो कोई कुछ कर रहा है उसी में, कोई कुछ कर रहा है, कोई टैक्स वाला है तो कोई अपना से मर्जी से टैक्स लगा रहा है, सेनापति ये कर रहा है। जब इतना भवंडर मचा तो कुछ समझदार भी लोग होते हैं दरबार में या घर में या गांव में या शहर में, कुछ समझदार लोग होते हैं। सब बेवकूफ़ ही नहीं भरे हुए होते हैं। ये नहीं कि लूट मचा तो लूट लो, सब नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ ईमानदार और कुछ समझदार लोग भी होते हैं। तो क्या हुआ, जो समझदार और ईमानदार जो मंत्री थे उसमें जो भी लोग थे वहाँ के, तो उन्होंने क्या किया, आपको पता है कि मान लीजिए ये राजधानी है, तो राज्य छोटे छोटे क्षेत्रों में होता था, और यहाँ पर अलग अलग राज्यपाल होते थे। यहाँ पर अलग अलग सभी राज्यपाल टैक्स जुटाकर किसको, राजा के पास पहुँचाते थे। सभी लोग राजा को जवाबदेह होते थे कि हाँ राजा आपसे हिसाब मांगेगा। तो इसमें देखा गया कि जो उस समय दिल्ली सल्तनत में, इस समय की बात कर रहे हैं, इस समय कौन सबसे योग्य सूबेदार है। उस समय सूबेदार होता था, ध्यान रखिएगा, सूबेदार, उसको राज्यपाल के नाम से भी जाना जाता था, सूबेदार। देखा गया कि कौन ज़्यादा ताकतवर सूबेदार है। राजा के बाद कोई ना कोई ताकतवर सूबेदार होगा ना, जो अपने जगह का शासन बढ़िया चला रहा होगा। तो यहाँ पर देखा गया कि बहलोल लोदी, जो कि यही सैयद वंश में ये था, सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? सरहिंद का। सरहिंद आपको पंजाब में मिलेगा, सरहिंद। सरहिंद का सूबेदार था। तो जो भी यहाँ पर इसके दरबार में, अलाउद्दीन आलम शाह के दरबार में समझदार थे, उन्होंने इनविटेशन दिया किसको, बहलोल लोदी के पास ये सूचना पहुँच जाएगी, देखिए ये तो अपने राजधानी छोड़कर चले गए हैं बदायूं में, और यहाँ पर राजधानी में पूरा बवंडर मच गया, जल्दी से आइए, आप ही आकर इसको संभाल सकते हैं। अगर नहीं आएंगे ना तो फिर बाहरी वाला आक्रमण करेगा। जैसे पहले हम लोग पढ़े थे कि तैमूर आकर तहस नहस करके गया ही था, दिल्ली में ज़्यादा कुछ बचा नहीं था, और भी जो कुछ बचा है वो सब खत्म हो जाएगा, जल्दी आप आइए। किसको कहा गया ये बहलोल लोदी को। बहलोल लोदी कौन था? इसी साम्राज्य का ये सैयद साम्राज्य था ना, सैयद वंश का साम्राज्य था। ये अलाउद्दीन आलम शाह राजा था यहाँ का, और ये था सूबेदार। कौन सूबेदार था? यही बहलोल लोदी का था, सूबेदार था। तो इसको बुलाया गया कहाँ पर? राजधानी में, जबकि ये राजधानी में तो था ही नहीं, ये राजधानी में नहीं था। तो ये पहुंचा राजधानी में, कहाँ पर? दिल्ली। दिल्ली पहुंच कर देखा ये सब पूरा भवंडर मचा हुआ है, तहस नहस हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है अपनी मर्जी से। तो ये जाते ही अपने आप को क्या घोषित कर दिया? राजा। अपने आप को राजा घोषित कर दिया, कहा कि हम यहाँ के राजा हैं और हम जो कहेंगे वही होगा। और जो भी विरोध करना चाहता है ना, आकर लड़ लो हमसे। जो भी विरोध करना चाहता है आकर लड़ो हमसे। किससे? बहलोल लोदी से। सभी को पता था कि बहलोल लोदी बहुत ताकतवर है, राजा के बाद यही ज़्यादा ताकतवर था। ध्यान रखिएगा, अपने साम्राज्य, अपने जो भी छोटा सा इसको दिया गया था जगह, सरहिंद दिया गया था, बहुत बढ़िया से ये चलाता था, इसीलिए ना इसको इन्विटेशन देकर बुलाया गया था। तो और एक बात अब पता चल गया इसको, अलाउद्दीन आलम शाह को, कि ये बदायूं में था, पता चल गया क्या रही, तो बहलोल लोदी आकर वहाँ पर अपने आप को राजा घोषित कर लेते। इसको तभी भी कोई मतलब नहीं है, घोषित कर रहा है, करने दो, इसका अपना जिंदगी बढ़िया चल रहा है ना, हाँ हम बस बदायूं में रहेंगे, हमारा खर्चा बस चलना चाहिए बस, और कुछ नहीं हमको मतलब है। लेकिन बहलोल लोदी को सभी लोग तो समर्थन नहीं ना करेंगे, कुछ तो विरोध करेंगे ना, कुछ तो ऐसे होंगे जो विरोध करेंगे। तो दरबार में इसको बहुत ज़्यादा विरोध झेलना पड़ा, बहुत लोगों को निपटाना भी पड़ा, बहुत सारे सरदारों को निपटाना पड़ा, मतलब बहुत सारे और भी बाकी सूबेदार। और एक बात, ये सूबेदार था तो बाकी लोग भी सूबेदार होंगे ना, तो वो तो सब तो विरोध करेंगे कि तुम में ऐसा कौन सा खास बात है, हम लोग भी तो सूबेदार हैं, हम लोग भी तो अपना शासन बढ़िया चला रहे हैं। तो ये सब सूबेदार बाकी नहीं विरोध करेंगे कि तुम भी सूबेदार हो हम भी सूबेदार, तो राजा हम बनेंगे ना, तुम कैसे राजा बनोगे? बाकी लोग विरोध करेंगे। तो कई लोग विरोध किए, सबको बढ़िया से एकदम निपटा दिया। कौन?
बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी बना शासक। इसका निजाम खा, इसका शुरू वाला नाम था निजाम खा, ध्यान रखिएगा, निजाम खा, निजाम खा इसका नाम था। इसको जो निजाम खा था इसका शुरू में नाम था निजाम खा, बाद में सिकंदर लोदी इसका नाम पड़ गया। ये भी ठीक ठाक राजा था, ये भी बढ़िया राजा था, मतलब अपना शासन बढ़िया चलाया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादा कुछ ना कहीं से युद्ध लड़ा ना कुछ किया, बस ये अपना शासन प्रणाली ठीक करने में इनको बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। ये भी आया तो सबसे पहले तो विरोधियों को निपटाया, उसके बाद अपना शासन प्रणाली, कर प्रणाली, लोगों के बारे में सोचे ना, ये सब होगा ना, क्योंकि ये सब बिगाड़ कर रखा है ये सब ने। ये सैयद वंश में तो ये ठीक ठाक था, ये सब ने बिगाड़ कर, ये अलाउद्दीन आलम शाह के समय और ज़्यादा बिगड़ गया था, और सैयद वंश के पहले भी जो वंश थे वो सब बिगाड़िए रहे थे। तो इसने कुछ ठीक करने का प्रयास किया सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बाद इसी का पुत्र बना इब्राहिम लोदी, क्या बना, शासक बना। इसके बाद इसकी मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी के सबका ये टाइमिंग लिखे हैं, कम कितना कितना कौन कौन शासक रहा। ये इब्राहिम लोदी जब शासक बना, इब्राहिम लोदी शासक बना 1517 ईस्वी में शासक बना। जब शासक बना तो इसके खिलाफ बहुत सारे लोग थे कि नहीं नहीं ये शासक नहीं बनना चाहिए, किसके, इब्राहिम लोदी के खिलाफ बहुत सारे। इस पिता की मृत्यु के बाद यही शासक बन गए इब्राहिम लोदी, लेकिन इसके खिलाफ बहुत सारे लोग थे। इसी के चाचा जो कि ये आलम खां थे, ध्यान रखिएगा, इसी के चाचा आलम खां इसके विरोधी थे, तो कि हाँ ये नहीं बनना चाहिए, लेकिन खुलेआम कैसे विरोध कर सकते हैं, खुलेआम राजा का विरोध कर देंगे नहीं, तो ये विरोधी थे। और इसी से इब्राहिम लोदी का ही बार बार लड़ाई जो होता था, इसका बार बार मतलब मनमुटाव कहिए, कई बार तो लड़ाई भी हो गया था मेवाड़ के शासक राणा सांगा से, ध्यान रखिएगा, इसका बार बार लड़ाई हो जाता था मेवाड़ शासक राणा सांगा से, ध्यान रखिएगा, राणा सांगा से बार बार इसको लड़ाई होता था, किसके, इब्राहिम लोदी के, राणा सांगा। तो कौन कौन दुश्मन हो गए, पहले तो राणा सांगा दुश्मन हो गए, आलम खां लोदी, फिर एक दौलत खां लोदी था, ध्यान ये दौलत खां था, आलम खां था, एक दौलत खां था। आलम खां इसी के चाचा था, और दौलत खां भी था। दौलत खां कौन था, पंजाब का सूबेदार था। कौन था, इसको थोड़ा ध्यान समझिए यहाँ पर, पंजाब का सूबेदार था, ये भी बहुत खिलाफ था इसका। ये सब परिवार वाले इसके थे, ये राणा सांगा परिवार वाला नहीं था, ये आलम खां इसका परिवार वाला था, दौलत खां भी परिवार वाला था। किसके परिवार वाला था, ये इब्राहिम लोदी के। इस क्षेत्र का शासक कौन था, ये इस क्षेत्र का जो सूबेदार था वो कौन था, ये दौलत खां था, ध्यान रखिएगा, कौन था, दौलत खां। और बाकी ये यहाँ पर तो ये इसने अपना शासन स्थापित किया ही था इब्राहिम लोदी। दौलत खां था, ये खिलाफ था ही, इसका चाचा जो था आलम खां ये भी खिलाफ था। किसके खिलाफ था, यही इब्राहिम लोदी के खिलाफ था। ये लोग चाहते नहीं थे कि ये राजा बने, लेकिन राजा तो बन गया था। अब राजा बन गया है तो आपको सहना पड़ेगा, राजा की सब बातें माननी पड़ेगी। तब क्या हुआ, इधर चल रहा था, इधर बाबर, ध्यान रखिएगा, बाबर के बारे में हम लोग अगले जब मुगल शासन पढ़ेंगे तो उसमें बाबर के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। इतना ही समझ लीजिए कि बाबर था वो जो बाबर था 11 वर्ष की उम्र में, 11 वर्ष की उम्र में यहाँ पर शासक बना। अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की उम्र में शासक बना, ध्यान रखिएगा। ये समरकंद का शासक था। फिर समरकंद के बाद और एक दो जगहों पर कब्जा किया। काबुल इसको बहुत पसंद था। समरकंद हो गया, या समरकंद, यहाँ पर एक मिनट रुकिए, यहाँ इसको फरगना मान, फरगना, समरकंद, काबुल, गजनी, ये सब आपको अगला वाला चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा। ये कैसे देखिए, ये शुरू में फरगना का शासक बना। फरगना के बाद इसने सोचा कि समरकंद पर भी आक्रमण कर लिया जाए, समरकंद को भी, तो समरकंद को अपने कंट्रोल में ले लिया। समरकंद के बाद जैसे ही समरकंद में पहुंचा तब पता चला समरकंद में कुछ दिन, जितने में आपको समय लगेगा ना, क्योंकि अफगानिस्तान वाला क्षेत्र देखिएगा वो सब पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ सब लड़ने वाले ही होते हैं, और छुप कर पहाड़ों में सब देखिएगा, अभी भी देखिएगा वहाँ सब लड़ाई करने वाले हैं। ये अफगानिस्तान में ध्यान रखिएगा, वो इतिहास है उनका है कि सब लड़ाई करने वाले होते हैं वहाँ पर। तो फरगना से समरकंद पहुंचा तब पता चला कि फरगना वाले खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिए, हम किसी राजा के कंट्रोल में नहीं हैं, हम खुद स्वतंत्र हैं, लो। फिर समरकंद से फिर फरगना पहुंचा, तो फिर वहाँ पर सबको पीट उठ कर अपने कंट्रोल में किया, तो पता चला ये समरकंद वाले खुद को स्वतंत्र घोषित कर, लो। अब जब यहाँ से यहाँ पहुँचा था, फिर यहाँ पर ये सोचा कि अब काबुल पहुँच कर काबुल में भी ऐसे स्थापित किया, फिर गजनी में भी ऐसे कर रहा था, एक जगह से जा रहा था दूसरे जगह,
तीसरा वाला अपने आप को, ये 3 गो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे। ये जा रहा था इधर इधर से इधर, इधर से इधर, मतलब यहाँ से हो गया था ऐसे, फरगना समरकंद, समरकंद से काबुल, काबुल से गजनी, गजनी से फिर फरगना, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे, जैसे ये दिख रहा है ना, एक आयत बन गया है। ठीक आयत की आकार में घूम रहा था खूब एकदम, फरगना समरकंद काबुल गजनी, फरगना समरकंद काबुल गजनी, ऐसे ऐसे एकदम इनको घुमा रहे थे, ऐसे करके ऐसे 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 घूम रहा था। इधर जा रहा था ये स्वतंत्र, इधर जा ये स्वतंत्र, इधर ये स्वतंत्र, ऐसे ऐसे हो रहा था इसके साथ में। इसको अस्थाई नहीं मिल रहा था। जहाँ पर जाता भी था ना, मान लीजिए यहाँ पर गजनी में गया और जाकर खुद को राजा यहाँ पर घोषित कर लिया, वहाँ पर भी परेशान करते थे जो आसपास वाले थे, छोटे छोटे शासक थे, बार बार इनको परेशान करते थे, मतलब अस्थाई रहने नहीं देते थे। या इसको बाबर को चाहिए था अस्थाई रहना, और काबुल को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। लेकिन पसंद करने से क्या होगा, पसंद करने से क्या होगा, जब तक आप वहाँ पर अस्थाई शासक नहीं बन जाइएगा तब तक यहाँ पर। अब ये बाबर के बारे में तो समझ लिए। और इधर में कौन परेशान थे, दौलत खां परेशान था, आलम खां, राणा सांगा किससे परेशान था, यहाँ पर इब्राहिम लोदी से परेशान था। इन लोगों ने सुन रखा था कि बाहर से जो भी शासक आते हैं ना, तबाही मचाते हैं, तबाही मचाकर यहाँ से लूट उठ कर और यहाँ के राजा को पीट कर जाते हैं। इनको दिमाग में था, किनके दिमाग में था, राणा सांगा के और आलम खां के दिमाग में था। जैसे आया था ना तैमूर, पीट उठ कर गया ना, इधर से आया था तैमूर, पीट कर सब लूट कर लेकर गया। ठीक वैसे ही इन लोगों के दिमाग में था ना, राणा सांगा और आलम खां और दौलत खां लोदी को क्या किया जाए, इस बार बाबर को बुलाया जाए। बाबर के इन्होंने नाम सुन रखा था कि इधर इधर दौड़ दौड़ कर सबको पीट रहा है, लेकिन ये नहीं सुन रखा था कि बाबर की कितना हालत ख़राब है, ये अपने क्षेत्र में ये कब्जा नहीं कर पा रहा। तब तक इन्होंने क्या किया, राणा सांगा, आलम खां और दौलत खां तीनों मिलकर इधर से इन्विटेशन, इसको किसको इन्विटेशन भेजे, बाबर को, कि आ जाइए हमारे देश में, बताइए लग रहा है इनके घर में शादी है, वैसे इनविटेशन भेज रहे हैं। ये पहले आलम खां, ये मेन था इसमें इनविटेशन भेजने वाला में, लग रहा है शादी है इसके घर में, बुला रहा है इधर से, आ जाओ आ जाओ आओ, क्या कह रहा है आकर कि आओ यहाँ पर आकर और इब्राहिम लोदी को पीट दो यहाँ पर, और हम लोग तुम्हारे साथ देंगे। तो बाबर ने कहा तुम लोग कैसे साथ दोगे, तुम लोग क्या हो। तब बताया ये दौलत खां कि आ जाइए, हम तो यहाँ से एंट्री करने का आपको जगह देंगे, क्योंकि पंजाब के सूबेदार हम ही हैं। इसको क्या पता चलेगा, यहाँ पर इब्राहिम लोदी को फोन है उस समय कि सैनिक फोन करके बताएगा कि देखिए ये घुस गया है, आ जाइए, हम दौलत खां, ये दौलत खां है, हम आपको पंजाब में घुसने का मतलब एंट्री करवाएंगे पंजाब से। तो इसने कहा कि पंजाब में एंट्री हो जाएगा, तो आलम खां कहा कि हम आपको पंजाब से हरियाणा पहुँचाने की पूरी जिम्मेवारी हमारी है, आ जाइए हरियाणा में, हरियाणा के पानीपत के मैदान में आ जाइए। तो इसने कहा कि आ जाइए पानीपत के मैदान में, हम सब आपके खाना पीना रहने का सब इंतजाम कर देंगे, आ जाइए। अब बाबर तो यही चाह रहा था, लो इसको जगह नहीं मिल रहा था रहने के लिए, तो यही चाह रहा था, सब अपना अपना जिम्मेवारी ले लिया। ऐसे जिम्मेवारी ले रहा है ना जैसे कि बहुत महान काम करवाने के लिए बुला रहा है। इन लोगों को तो ये था ना कि आएगा इब्राहिम लोदी को पीट कर और लूट कर चला जाएगा, बस हम और ये दोनों लग रहा है कि हम ही लोग राजा बनेंगे। इस राणा सांगा को लग रहा है हम राजा बनेंगे, सब अपने अपने एथी में है कि हम राजा बनेंगे। तब इधर से इनविटेशन मिला, तो सबसे पहले ये बाबर जब एंट्री किया पंजाब में, तो इसने बहुत बढ़िया स्वागत किया, आ जाइए पंजाब में, पंजाब का सूबेदार यही था, आ जाइए पंजाब में, एंट्री करवा दिया। एंट्री करा, इसको नहीं पता चल रहा है इब्राहिम लोदी को, सब इसका परिवार वाला है, इसी के खिलाफ में एंट्री करवा दिया पंजाब में। पंजाब में एंट्री करवाने के बाद ये आलम खां पहुंचा दिया यहाँ पर हरियाणा के पानीपत के मैदान में। पानीपत का मैदान में बढ़िया से इंतजाम कौन करवा दिया, राणा सांगा, एकदम सब सैनिक मदद, इसके बारे में जो भी कमियाँ थी, इब्राहिम लोदी की कमियाँ सब कुछ बता दिया। जब इब्राहिम लोदी को पता चला कि अरे ये इब्राहिम लोदी को पता चला कि ये तो अब यहाँ पर अब एंट्री कर जाएगा दिल्ली के नज़दीक में, हरियाणा क्योंकि दिल्ली के नज़दीक में, पानीपत भी नज़दीक में, तो पानीपत के मैदान में इतनी बड़ी जब बाबर की सेना पहुँच जाएगी, और ये तोप लेकर सब पहुँचा था, बाबर तोप गोला बारूद सब लेकर पहुंचा था बढ़िया से एकदम। इसके बारे में हम बताएंगे कि पानीपत का पहला युद्ध कैसे हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध होगा और कैसे हुआ था, कितना खतरनाक युद्ध हुआ था। आपको जब आगे मुगल वंश पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। तो जब आप गोला बारूद लेकर पहुंचिएगा दिल्ली के नज़दीक में, कहाँ पर, पानीपत के मैदान में जब पहुंचा, तो ये बात पता चल गया इब्राहिम लोदी को। इसने डायरेक्ट इससे कहा दौलत, अरे ये कैसे एंट्री कर गया इधर से, तुम क्या कर रहे हो। दौलत खां लोदी ने कहा कि कोई नहीं, ध्यान थोड़ा सा भटक गया है, ये पहुंच गया, कोई नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम ही लोग इसको पीट कर भगा देंगे। आलम खां लोदी ने कहा हाँ हाँ एकदम पीट कर भगा देंगे, आप थोड़ा हल्का सा चलिएगा ऐसे ही मैदान में, जो पानीपत का मैदान में ये सब जमावड़ा लगाया है। किसने कहा, आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी ने इससे कहा इब्राहिम लोदी से, अरे वो तो बाबर है। क्या कहा, ए बाबर है, ये थोड़ा सा ऐसे सेना का जमावड़ा लगाया है, आप सिर्फ चलिएगा हम लोग के साथ में, बाकी तो हम लोग देखिए लेंगे, आप लोग सिर्फ आपको बस चलना है कि हाँ हमारे राजा आए हैं, बस इतना ही, आपको वहाँ पर कुछ करना वरना नहीं होगा, चलिए हम ऐसे हम लोग पीट कर भगा देंगे इसको। किसको, बाबर को। अब बुलाया कौन था,
यही था। इसने भी भरोसा कर लिया कि हाँ ये सच ही कह रहा होगा। जब ये पहुंचा युद्ध के मैदान में ना, तो देखा कि बाबर सब एकदम गोला बारूद लेकर आ गया है और पूरा तोप वोप लेकर आया है और बढ़िया से नए नए पद्धति, उस्मानिया पद्धति उसके पास थी, तुगलमात नीति थी, ध्यान रखिएगा। इन नीति का प्रयोग करके और चंद्रकार ऐसे सेनाएं बनाता था, हम अगला भाग में बताएंगे। जब ये पहुंच गया इब्राहिम लोदी, तब पता चला कि ये तो बहुत बड़ी सेना लेकर आया है और युद्ध में एंट्री कर गया अंदर। अब बताइए युद्ध में अंदर एंट्री कर दिया, भागिएगा कैसे? तो युद्ध चालू हो गया, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, ध्यान रखिएगा। अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध चालू हो गया। कहाँ पर? पानीपत का ही मैदान में, ध्यान रखिएगा। और इब्राहिम लोदी जब बीच में पता चला कि अरे ये तो इतनी बड़ी सेना है, हमारे साथ धोखा हुआ है, और बीच मैदान में ही इसको घेर कर क्या कर दिया गया, काम खत्म कर दिया गया। दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा राजा था जिसको बीच मैदान में ही मारा गया है, युद्ध के मैदान में ही मारा गया। कौन? इब्राहिम लोदी। देखिए कितना भरोसा तो कर रहा था अपने लोगों पर, अपने लोगों ने ही क्या किया, इसको बीच मैदान में काम खत्म करवा दिया। अब काम खत्म करवाने के बाद यहाँ से चालू होता है। अब काम खत्म करवाने के बाद बाबर ने बढ़िया से एकदम लूटा सब चीज़, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत को बढ़िया से लूटा। अब लूटने के बाद बाबर को लगा कि अरे ये तो बढ़िया है, ये तो बढ़िया सब चीज़ है। वहाँ अफगानिस्तान की तरफ से उधर से भी बढ़िया है, लेकिन काबुल को एकदम बढ़िया से पसंद करता था। लेकिन था इसको कि हमको रहने के लिए वो अस्थायी जगह चाहिए, और अस्थायी जगह उधर तो बहुत लड़ने वाले हैं, सब पहाड़ वहाड़ है या ज़्यादा लड़ाई करना है, यहीं पर हम रह जाते हैं, बाबर को लगा। तो बाबर ने कहा कि अब हमें यहीं पर, जैसे ही कहा कि यहीं पर रहने की घोषणा करते हैं, राणा सांगा ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, हम जाइए, अब लूट लिया ना, जाइए ना। तो उसने कहा अब कहाँ जाएंगे, हम कहीं जाएंगे नहीं। तब राणा सांगा ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, कहीं नहीं जाएंगे हम, तब अब युद्ध कीजिए, जब नहीं जाएंगे तो आप युद्ध कीजिए, और आपको हरा कर हम कहाँ पर भेजेंगे, वापस अपने देश, आप अपने जगह जहाँ फरगना से आए हैं फरगना भेजेंगे। ये बाबर इतना बात सुनकर बाबर को लगा कह रहे हम इब्राहिम लोदी को कुछ समझने में नहीं किए तो तुमको क्या समझेंगे, कुछ समझे इब्राहिम लोदी को। हम बाबर कह रहा है इब्राहिम लोदी को समझेंगे, तुमको क्या समझेंगे, तुम हमको इब्राहिम लोदी समझ रहा है, इब्राहिम लोदी को धोखे से हरा दिए, कह कर और हरा दिए, तो ऐसे हमको भी हरा दोगे, आ जाओ लड़ने के लिए। तब बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध होता है। कब ये पढ़ेंगे आगे हम लोग, जब मुगल वंश पढ़ेंगे और बाबर के बारे में पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे कि इन दोनों के बीच कैसे युद्ध हुआ और इन दोनों का कौन सा हाल होगा। बड़े इनविटेशन कार्ड देकर बुलाए थे कि आज जाओ लड़ने के लिए, ऐसे बुला रहे हैं जैसे शादी में बुला रहे हैं, खाना खाने के लिए आ जाइए, खाना खाकर चले जाइएगा, पता चला खाना खाने के लिए आया, यहीं पर अपना घर बसा लिया। बताइए कितना भयंकर स्थिति होगा। किसी को आप शादी में घर पर बुलाएं खाना खाने के लिए, और खाना खाने के बाद वो कहे कि हम जेबे नहीं करेंगे यहाँ से, यहीं पर ज़िंदगी भर के लिए यहीं पर रहेंगे, तो आप कहेंगे ना कि अब लड़ाई हो जाएगा ना, ऐसे लड़ाई हो जाएगा तो लड़ने के लिए तैयार है कि आ जाइए लड़ने के लिए। ठीक वैसे ही ये यहाँ पर बुलाया उसको, ये बाबर को बुलाया, यहीं पर ये बाबर रहने लगा। चलिए, तो हमने तो समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमने तो समझ में आ गया होगा। और ये पूरी तरीके से चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब इसमें कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।